सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ रेतीले टीले में दबा हुआ हो, विशाल राक्षस जमीन के नीचे छिपे हों और लोग आखिरी संसाधनों के लिए लड़ रहे हों। और इस बर्बाद रेतीले संसार में सिर्फ एक लड़का है जो अपने आसपास के सारे रेत को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, उसकी ताकत क्या क्या कर सकती है। पूरी दुनिया उसके हाथ में है और उसकी क्षमता असीमित है। तो चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। 100 साल पहले एक तेज रोशनी की किरण धरती पर गिरी और सब कुछ निकल गई, जिससे ये नीला ग्रह पूरी तरह से रेत से भर गया। जो थोड़े बहुत इंसान बचे थे, उन्होंने अपनी एक मजबूत बस्ती बनाई। जैन, हमारे नायक, एक गरीब किसान है जो कुछ खूंखारों के बीच फंसा हुआ है, जो दूसरों को मारकर खुशी मनाते हैं। लेकिन हमारा लड़का कमजोर नहीं है। उसने भी पलटकर जवाब दिया, याद करते हुए कि उसने कभी सच में किसी को नहीं मारा। एक छोटा हादसा हुआ था जिसमें एक आदमी उसकी चीजें चुराने की कोशिश कर रहा था और गलती से मर गया। दुनिया में अवेकनर्स होते हैं जिन्हें भगवान समझा जाता है। ये सोचकर कि उसने किसी ऐसे इंसान को मारा है जिसका संबंध ली जिरियोंग से है, जो एक अवेकनर है, उसे बहुत डर लगा। वही बदमाश उसके मुक्के से प्रभावित नहीं हुआ और उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। अपने अवेकन पावर से उसे सिखाने लगा। खुशकिस्मती से एक दुर्घटना में वाहन पलट गया और उस बदमाश को चोट लगी। ड्राइवर अपनी जान पर खेलते हुए बताया कि वे एक गॉडजिला जैसे विशाल सैंडवर्म के पेट में जा रहे हैं। जैन ने अपनी जान बचाने के लिए मजबूती से पकड़ बना ली, ये जानते हुए कि वो कमजोर है और अगर वह मजबूत होता तो सब कुछ अलग होता। सैंडवर्म ने उसे निगल लिया, लेकिन लड़का जिंदा बच गया। और हैरानी की बात यह कि वो उस जीव के अंदर जीवित था। उसने पॉल अट्रेड्स बनने का फैसला किया क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। इंसानियत के तबाह हुए मकान उसकी आंखों के सामने लहराने लगे, दिखाते हुए कि उनकी शानदार दुनिया का क्या हुआ। उसी वक्त उसने अपनी पहली एबिलिटी को जागृत किया, एक इंस्टिंक्टिव सैंड ब्लास्टर, जिसने सीधे जीव के शरीर में छेद कर दिया। अब जब उसके पास जिंदगी की ताकत थी, जैन ने हिम्मत जुटाई कि वो रेत का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बनाएगा। जैन अपने दिल की हर धड़कन महसूस कर सकता था, जैसे उसका शरीर जबरदस्त ऊर्जा से भर गया हो। ये समझते हुए कि ये अवेकनिंग का प्रोसेस है, उसने मुट्ठी कस ली। इसी बीच हमें ड्यून की वो जबरदस्त सीन दिखती है जहां सैंडवर्म एक छोटे इंसान को निगलने वाला है। जीव पूरी ताकत से उसे निगलने को बढ़ रहा है, जबकि जैन टाइटेनियम के गोले लेकर खड़ा है, हटने को तैयार नहीं। अचानक एक आदमी तेजी से आकर उसकी जान बचाता है। कहता है कि ये बच्चा उसके सामने है। वो जायन को हवा में उछाल देता है, जिससे जायन जोर से जमीन से टकराता है। जायन रेत थूकता है और पूछता है कि ये अजनबी कैसे अचानक उसे मिनातो नामिकाजे की तरह हरा गया। लेकिन जब वो फिर ऊपर देखता है तो डर के मारे कांप उठता है, क्योंकि वो आदमी सैंडवर्म की गर्दन में तलवार घोंप चुका है, जिससे काला सा खून निकल रहा है। वह आदमी जीव को चिढ़ाता है कि उसने उसे इतना ऊपर चढ़ने पर मजबूर किया। सोचता है कि क्या उसे नीचे गिरा देना चाहिए। अपने किक की तैयारी करते हुए वो तलवार में किक मारता है और राक्षस को मौत की ओर धकेल देता है। जैन इस दृश्य से दंग रह जाता है। किसी अजनबी के इतनी ताकतवर होकर सैंडवर्म को हराना कोई आसान काम नहीं है। ये जैन का पहली बार सैंडवर्म से सामना था और उसकी प्रतिक्रिया समझने से पहले एक नीली बालों वाली खूबसूरत लड़की आती है और बताती है कि ये कैप्टन जेंग योंगब्यूम है, जो हमेशा की तरह दिखावा कर रहा है। जैन को अब तक समझ नहीं आता कि ये लोग उसे ऐसे कैसे हरा रहे हैं, जैसे हवा से अचानक प्रकट हो गए हों। जबकि लड़की अपने कप्तान की तारीफ कर रही है। उसकी एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये महिला बहुत ताकतवर है। लेकिन उससे ज्यादा जैन उलझन में है कि उसका शरीर ठंडा क्यों पड़ रहा है। योंगबम कहता है कि सैंडवर्म उसके लिए कोई मुश्किल मुकाबला नहीं है। फिर वह जिजेल से बात करता है और जब वो दोनों के पास जाता है तो देखता है कि वे जैन को घेर रहे हैं। गिसल अपने कप्तान के प्रति चंचल और आज्ञाकारी है, लेकिन जैन को अपनी तरह से घसीटने में उसे काफी मजा आ रहा है। एक पल में वह जैन पर हावी हो जाती है और उसे दबा देती है। और यकीन मानिए, हम में से कई इस वक्त इस लड़के की जगह होना चाहेंगे। जिजेल मस्ती में जैन की रैंक और एबिलिटीज का अनुमान लगाती है। वो सोचती है कि कैसे पता लगाए, तभी उसे कुछ अजीब लगता है। असलियत यह है कि जैन कोई अवेकनर ही नहीं है। ऐसे दबे होने पर जैन को विश्वास नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है। जिजेल उसकी बांह तोड़ते हुए बताती है कि उसके पास कोई रैंक का निशान भी नहीं है। जैन उलझन में है और सोचता है कि शायद ये लड़की अंधी है, क्योंकि हर अवेकनर के पास रैंक निशान होता है। कार से देख रहे एक साथी उन्हें जल्दी करने के लिए चिल्लाता है। जिजेल कप्तान से सलाह मांगती है कि इस लड़के को यहीं छोड़ देना अजीब होगा, क्योंकि वो मर सकता है। वैसे भी जैन की अपनी शिकायत है कि ये वही लड़की है जिसने अभी उसकी बांह तोड़ी है। योंग बूम लड़के से आंख मिलाकर देखता है और फिर जिजेल को कहता है कि उसे पीछे फेंक दो, क्योंकि वो खदान की तरफ जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी टूटी फूटी गाड़ी में हंगामा मचा हुआ है। यंगबेम की टीम कोई शांतिप्रिय टीम नहीं है। वे काफी शोर मचा रहे हैं। जैन को पीछे धकेला गया है और उसे बंधा हुआ सामान जैसा रखा गया है। वो उनकी बातें सुनता रहता है जब तक कि रेत गाड़ी में घुसने लगती है। असल में
ये जैन ही है जो रेत का प्रवाह नियंत्रित कर रहा है। ये साबित करता है कि उसने अपनी पावर्स जागृत कर ली है। साथ ही वो नहीं समझ पाता कि कोई उसका रैंक निशान क्यों नहीं देख पा रहा है, और एक नजर डालते ही उसे निशान अजीब लगता है। रंग नारंगी जैसा है, लेकिन वो रेत के रंग से मेल खाता है। एक चमकता हुआ निशान हमेशा अवेकनर की क्लासिफिकेशन बताता है। मतलब मैजिक टाइप्स का निशान नीला होता है, कॉम्बैट मैनिक्स का लाल। और भले ही अवेकनर्स के और भी प्रकार हैं, जैन ने पहली बार सुना है कि कोई रेत को मैनिपुलेट कर सकता है, और अभी वो इसे आसानी से कर रहा है, जो बिल्कुल अनोखा है। बदकिस्मती से उसे पता है कि ये एक एफ रैंक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसकी पोटेंशियल अनंत है, जिससे वो रेगिस्तान की तरह खुद को ढाल सकता है। जैन अपनी ताकत से खुश है और चाहता है कि सही वक्त तक वो अपनी पावर्स छुपाए रखे, क्योंकि अंत में वो पूरे रेगिस्तान को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकेगा, और साथ ही वो पूरी दुनिया पर राज भी कर सकता है। जिससे मैं सोच रहा हूँ कि ये लड़का हीरो है या विलेन। वैसे हम पहुंचते हैं खूबसूरत मैजिक क्रिस्टल माइन पर, जहां जैन एक चेक पॉइंट देखता है और सोचता है कि सब कुछ सामान्य लग रहा है। एक आदमी उसे बिना कुछ बोले पीछे चलने को कहता है, तो जैन को उसके पीछे चलना पड़ता है। दूर से देखते हुए जिजेल और योंगबुम जैन के बारे में अजीब महसूस करते हैं। ये कि वो अकेला सर्वाइवर है, इसे सिर्फ किस्मत कहा जा सकता है। लेकिन कप्तान इस बात को पूरी तरह खारिज करता है। दरअसल जब वो चारों ओर देख रहा था, तो उसने सैंडवर्म के शरीर में एक बड़ा छेद देखा था, जिससे पता चलता है कि जैन जरूर इसमें शामिल है। यांग ब्यूम को अफसोस है कि उसने लड़के का नाम तक नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी मुलाकात फिर होगी। अगले सीन में एक ट्विस्ट आता है। आमतौर पर खदानों में सुरंगें होती हैं, लेकिन यहाँ लोग हंसते खेलते और त्योहार मनाते हुए दिखते हैं। जैन ने ऐसी हालत की उम्मीद नहीं की थी। जबकि जो उसे संभाल रहा है वो मजाक उड़ाता है कि वह जल्द ही सुपरवाइजर को बुलाएगा, इसलिए बेहतर है कि लड़का यहीं रुके। जैन इस अकेलेपन से खुश नहीं है। वो आदमी सवाल करता है कि क्या उसे सिर में गोली मार दे, फिर झगड़ते झगड़ते छोड़ देता है कि लड़का जो चाहे करे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बातचीत के बाद जैन समझता है कि उसे कुछ खाना चाहिए, क्योंकि उसकी भूख बहुत बढ़ गई है। वो चारों ओर देखता है और एक दुकान ढूंढता है। उसी वक्त जैन दीवार पर एक पोस्टर देखता है, जो मजदूरों से शहर को रोशन करने की अपील करता है। दुकानदार उसे ड्रिंक देता है और पूछता है कि क्या ये कोई प्रेरणादायक आंदोलन है। दुकानदार के हाथ खरोंचों से भरे हुए हैं, और वो बताता है कि शहर की असली ऊर्जा स्रोत मन्ना स्टोन्स नहीं है। जैन, जो समझ नहीं पा रहा था, पूछता है कि असली ऊर्जा स्रोत क्या है। दुकानदार लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है कि जैसे लोग, जैसे जैन, असली ऊर्जा स्रोत हैं। उन्हें हमेशा आदेश दिए जाते हैं और उनकी जगह लेने के लिए दूसरे लोग होते हैं, इसलिए ये एक शानदार और अंतहीन ऊर्जा स्रोत है। जैन परेशान हो जाता है कि ये आदमी पहली मुलाकात में ही उसे ऐसे भुना रहा है, और जवाब में कहता है कि बूढ़े को अपनी उम्र की चिंता करनी चाहिए। बूढ़ा उसे समझाने लगता है कि उसकी उम्र में सब कुछ दिलचस्प लगता है, और वो कैसे जान गया कि जैन सैंडवर्म के अंदर गया था। ये सुनकर लड़का और भी हैरान हो जाता है। बूढ़ा उसे डांटता है कि जैसे ही कोई बच्चा है वो जल्द ही सैंडवर्म के पेट में होगा, क्योंकि ये जगह किसी बच्चे के छुपने की नहीं है। जैन खुद को बचाता है कि वो सिर्फ पैसे कमाने आया है, जबकि बूढ़ा पीछे की तरफ इशारा करता है कि उसे कुछ दिखाना चाहता है। वहां क्या है? बस कूड़ा करकट। जैन बात समझ नहीं पाता, तो दुकानदार बताता है कि उसने ये सब चीजें एक एक करके इकट्ठा की हैं, और फिर एक बड़ा राज खोलता है। ये सब उन लोगों के अवशेष हैं जो पहले यहाँ आए थे और जैन जैसी सच्चाई का सामना कर गए थे। हर कोई खदान में जाने की इच्छा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मन्ना स्टोन्स की लालच बहुत बड़ी होती है। सबसे भयानक मौत से डरकर ये नए लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ बेच देते हैं, अपनी आत्मा के टुकड़े छोड़ते हैं, लेकिन आखिर में ये सब बेकार होता है। उनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता। जो कुछ भी वे जमा करते हैं वो छूट जाता है। सबका अंत एक जैसा होता है। इसलिए दुकानदार अब सीधे कह देता है कि खदान उन्हें निगल जाएगी। ये बदमाश हिम्मत करके कहता है कि जॉन जैसे चूहे और उनके जैसे जो पहले आए थे, उनका नाम तक नहीं रहेगा, और वो खुशी से झूम उठता है कि मौत के बाद बच्चे के अवशेष देखने को मिलेंगे। जैन उसकी बकवास को नजरअंदाज करते हुए पूछता है कि कीमत क्या है। बूढ़ा कहता है 10 सोल्स। इतनी ज्यादा कि जैन चिल्ला उठता है, क्योंकि यहाँ हर चीज की कीमत आसमान छूती है। यहाँ तक कि जो स्केवर उसने पहले खाया था, उसकी भी कीमत कम नहीं। जैन मांस की क्वालिटी पर गुस्सा दिखाता है और बताता है कि उसके पास इतनी भी रकम नहीं है। जब तक वो अपनी बातों से खुद को बचाने की कोशिश करता है कि उसे लूटा जा रहा है, उसे पता नहीं चलता कि आसपास के सारे कसाई और कामगार हथियार निकालकर उसे मारने को तैयार हैं। हाँ, यहाँ इतनी बेरहमी है। जैन बार बार कहता है कि वो एक पैसा भी नहीं देगा। तभी एक बदमाश पीछे से आकर उसके पीछे लग जाता है, और मौत का डर उसे एक पल के लिए घेर लेता है। बूढ़ा बच्चे से पहेली पूछता है कि ऐसा गंदे जगह पर एक बूढ़ा आदमी कैसे बिजनेस चलाता है। जवाब है कि सब भ्रष्ट हैं। जैन पीछे देखता है तो पाता है कि दर्जन भर से ज्यादा आदमी उसके सामने खड़े हैं, जो उसे चीरने को तैयार हैं,
बूढ़ा जैसे कोई माफिया बॉस बनकर मजाकिया अंदाज में पूछता है कि अब ये बच्चा क्या करने वाला है। जैन गुस्से में चिल्लाता है कि उसके पास देने को कुछ नहीं है। इतनी रकम सिर्फ एक ड्रिंक के लिए मांगना बेवकूफी है। मोल भाव में बढ़त बनाए रखते हुए बूढ़ा खुशी खुशी एक समाधान सुझाता है। जैन की जेब में रखे माना स्टोन को निहारते हुए मानता है कि यह सही भुगतान होगा। जैन डर जाता है कि उसकी हरकतों की अफवाहें जैसे बाज की तरह फैल गई हैं और बदमाश उसे पत्थर फेंकने के लिए कहता रहता है कि वह उचित दाम भी देगा। जैन जोरदार मना करता है, कहता है कि यह पत्थर पाने के लिए उसे कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। वो बूढ़े से बात करना चाहता है, लेकिन साफ है कि उसकी बातें कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि अगले ही पल एक ताकतवर आदमी उसका सिर पकड़कर मेज पर पटक देता है और उसे दफनाने की बात तक करता है। गुस्से में जैन सैंड ब्लास्टर चलाता है और बूम, उस आदमी का हाथ हवा में उड़ जाता है। यही सजा है गलत आदमी से उलझने की। वही हाथ उन दूसरे लोगों के हाथों में गिरता है जो जैन को मारने को तैयार थे। जैन अब किसी से बात नहीं करता, सैंड के कांटे निकालता है और उस भ्रष्ट इलाके के हर आदमी को मार डालता है। कम से कम उसने तो ऐसा सोचा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इसके बजाय जैन नाक से खून बहाते हुए बेहोश हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। आखिरकार जैन को वो पत्थर बूढ़े को देना पड़ता है और वह सब कुछ दे देता है जो उनसे मांगा गया था। बूढ़ा उस पत्थर के आकार से प्रभावित होता है और कहता है कि ये लगभग 100 सोल का होगा, जो फिर से एक बेहुदा दाम है। तभी जैन जवाब देता है कि ये कम से कम 300 का है। पूरी ताकत बूढ़े के पास है। वो फिर से बच्चे को नीचा दिखाता है, गाली देता है कि वो सैंडवर्म की तरह खत्म हो जाता तो बेहतर था बजाय यहां आने के। एक और मेज पटकने के बाद जैन अपनी हद पार करने वाला होता है और अपनी ताकत दिखाने की सोचता है, लेकिन अब भी जानता है कि वह इतना मजबूत नहीं है। जैन पत्थर के बदले एक बोनस मांगता है। बूढ़ा मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि यहाँ चोर बहुत तेज हैं, जो कुछ भी चुरा सकते हैं। पहले सौदे के मुताबिक बूढ़ा कहता है कि जैन कचरे के ढेर में से कुछ भी चुन सकता है। जैन खोजता है, लेकिन कुछ काम का नहीं मिलता, और जब वो उदास होता है तो बूढ़ा उसकी फितरत से हैरान होता है। जैन एक सिकुड़ी हुई घंटा घड़ी देखता है, जो यहां तक कि बॉस को भी दिलचस्प लगती है। वो इसे अपने बोनस के तौर पर लेता है और जाते हुए बॉस फिर से उसे कचरे में से चुनने के लिए चिढ़ाता है। बाहर निकलने से पहले जैन बूढ़े का नाम पूछता है, जो जोर से बताता है कि उसका नाम क्लेक्सी है। जैन इस नाम को याद रखता है और उम्मीद करता है कि उनकी राह फिर कभी ना मिले। एक तरह की धमकी देते हुए क्लेक्सी बिना डरे अपनी जगह वापस चला जाता है। अगली सीन में जैन अपनी घंटा घड़ी की जांच कर रहा होता है और पता चलता है कि ये लगभग 10 मिनट का समय मापती है। अब वो अपने कमरे में रहता है और अपनी ताकत आजमाने के लिए गहरी सांस लेता है। फिर पूरी ताकत से रेत को हिलाने का आदेश देता है, लेकिन हैरानी होती है कि कुछ भी नहीं होता। जैन खुद को बेकार महसूस करता है, उलझन में कि उसकी ताकत अवेकनिंग से जुड़ी नहीं है। उसकी पूरी ताकत एक रहस्य है, क्योंकि उसने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। लेकिन अजीब बात यह है कि जैन को जंक यार्ड से अजीब एहसास हो रहा है। ये घंटा घड़ी वहीं रखी हुई उसे लगता है कि जानबूझकर रखी गई है, जैसे वो उसे बुला रही हो। अभी जैन अपनी भावना को समझ भी नहीं पाया था कि अचानक एक मूर्ख दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और पूछता है कि क्या वो नया बच्चा है जो यहाँ लाया गया है। फौरन जैन को गालियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि वो अभी तक खदान में क्यों नहीं गया। बैकमैनहो को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन सम्मान मांगता है, लेकिन उसे सीधे चेहरे पर अप्रकट मारकर दूर फेंक दिया जाता है। मनहो दूसरा पंच मारने को तैयार होता है, पेट में जोर से मारता है और चुप रहने का आदेश देता है। फिर जैन को इंसानी मांस की तरह कुचल देता है, बस इसीलिए कि उसने उसका अहंकार ठेस पहुंचाई। मैनहो उसे एक अनअवेकेंड लूजर कहता है जो एटीट्यूड में दिक्कत है और ऐसे लोगों को चुपचाप पीटना चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। संतुष्ट होकर वो जैन से जल्दी उसके पीछे चलने को कहता है। जैन बिना डरे उठता है और पहली बात कहता है कि वो एक साइकोपैथ है और चाहे जो हो जाए जैन एक दिन मानहो को मार डालेगा। मुझे मजा आता है कि जैन एक हिट लिस्ट बना रहा है जिसे वो सबको खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेगा। खदान के तीसरे सेक्टर में जैन को मुख्य काम की जगह लाया जाता है और जल्दी से गियर पहनाया जाता है। खाने पीने और गियर के खर्चे उसके वेतन से काट लिए जाएंगे और असली मकसद है कि वो कुत्ते की तरह माना स्टोन्स इकट्ठा करे। शुरू में जैन इसे आसान समझता है, लेकिन सवाल करने से पहले ही मैनहो उसका हेलमेट तोड़ देता है। ये साफ कर देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि जैन पिकैक्स कैसे चलाता है और हेलमेट का पैसा भी काटेगा। मैनहो फिर अपने आदमी से कहता है कि जैन को शाफ्ट नंबर 972 में फेंक दो, जो सबसे बुरा जगह माना जाता है। जैन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आदेश मानता है, जबकि उसका बदतमीज मैनेजर जोर देता है कि अगर वो माना स्टोन लेकर वापस नहीं आया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बुरी नौकरी की बात करें तो यही है, यहाँ इस नर्क जैसी जगह में। जैन का साथी भी कहता है कि ये सबसे खराब जगह है। और तो और जैन उस दिन जुड़ा जब मनहो ने जुआ खेलकर अपना पैसा हार दिया था, जो उसे हैरान करता है कि यहाँ तक एक कैसीनो भी है।
उसका दोस्त कहता है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, नियोसोल जैसा ही। जैन सोचता है कि ऐसे घटिया मैनेजर के साथ ये कामकाज चलना तय है। जैन ये भी नहीं जानता कि उसकी नाजुक त्वचा के कारण पिकैक्स चलाना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि वो जल्दी चोटिल हो जाती है। लेकिन उसका नया दोस्त भरोसा दिलाता है कि वहां चोट लगने का खतरा नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी को सुरंग में चोट नहीं आई, एक भी नहीं। ये एक डरावनी चेतावनी है। पर अंत में वे निर्धारित सुरंग पर पहुंच जाते हैं। जयन पूछता है कि उसे बस मैना क्रिस्टल्स इकट्ठा करके लौटना है, तो दोस्त उसे रोकता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ दर्जन भर से ज्यादा लोग पहले ही गायब हो चुके हैं। 4 लोग उसकी जान बचाने की दांव पर हैं। कोई नहीं जानता कि बाकी लोग मरे या नहीं, लेकिन ये आदमी बस माफी मांगता है और धन्यवाद देता है कि जैन इतनी खतरनाक जगह में आया। जैन चिल्लाता है कि बाकी सब मर चुके हैं। वह जवाब चाहता है, लेकिन ये आदमी उसे मरने के लिए छोड़ देता है। उसकी हिम्मत नहीं टूटती, बल्कि ये गुस्सा जैन को इस जगह से बचने के लिए और भी ज्यादा सताता है कि उसे यहां मरने के लिए भेजा गया। दुर्भाग्य से पहली ही बार पिकैक्स टूट जाता है और हाथ से फिसलकर दूर तक गिर जाता है। बेबस जैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि आखिर उसे इस नर्क जैसी जगह में कैसे बचना है। गुस्से में होने की वजह से उसे पहले पता नहीं चला, लेकिन सुरंग में माना इतनी घनी है कि उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि बाकी लोग शायद अवेकेंड नहीं थे, इसीलिए महसूस नहीं कर पाए। घनत्व इतना ज्यादा है कि जैसे जैसे वो अंदर जाता है, माना की भरमार उसे दबाने लगती है, जो दिखाता है कि एक सामान्य इंसान अब तक माना ओवर सैचुरेशन झेल चुका होता। माना का स्रोत नहीं जान पाते हुए जैन अपना टूटा हुआ पिकैक्स ढूंढता है, जो हैंडल से टूट चुका है। उसे मिलकर खुशी होती है, लेकिन तभी वह एक खाली जगह पर पैर रख देता है, जिससे उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एक पोर्टल अचानक सामने आता है और उसे चौंका देता है। उसका हेलमेट भी टूटकर पिकैक्स के पास पड़ा होता है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां जैन का बचपन दुख भरा था। सभी लोग कहते थे कि वो मरेगा। छोटे बच्चे को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, कई बार मारा गया, बस इसीलिए कि वो अच्छे खाने का सपना देखता था। हर बार जब उसने सपना देखा, लोगों ने उसे दबा दिया और अंत में उसने किसी को मार दिया। डर और गिल्ट में डूबा, सोचते हुए कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो भागा एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां मौत की चिंता ना हो। लीजिरंग का नाम उसे सताता रहा। वापस जैन के पास आते हैं, जो पोर्टल से गिरकर बेहोश है। खुद को संभाल कर उठता है, सोचता है कि यहाँ इतना गर्म क्यों है। चारों ओर राख देखकर अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि ये छोटा नर्क उसे सीधे एक आग से भरे खतरनाक डंजन में ले आया है। एक पत्थर जैन की तरफ लुढ़कता है, जो उसे पकड़ता है और तब समझता है कि ये चीज बहुत गर्म है। वो तुरंत उसे फेंक देता है और गालियां देता है। ये साफ हो जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि नियोसोल के लोग पहले से ही डंजन उतरने का अनुभव रखते हैं। उसका हाथ अब भी जल गया है, लेकिन वो समझता है कि ये वोल्केनिक ऐश है। मतलब अगर जैन जल्दी नहीं निकला तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अपनी पैंट का टुकड़ा फाड़कर वो जल्दी से मुंह पर बांधता है, ये सोचते हुए कि अगर डंजन का एंट्रेंस है तो एग्जिट भी कहीं पास होगा। उसकी शक की नजर डंजन के सबसे ऊंचे वोल्केनिक आउटबर्स्ट की तरफ है, क्योंकि वहां रुकना मतलब मौत के मुंह में जाना है। वोल्केनिक ऐश उसे घुटन देगा, तो क्योंकि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये उसका सबसे अच्छा मौका है कि वो शॉर्टेस्ट रूट से भागे। इस भरोसे के साथ वो तेजी से दौड़ पड़ता है, खुद को ऑनल पावरफुल जियोन समझते हुए, जो कभी हार नहीं मानता। हाँ, वो ऐसा कहता है, लेकिन अभी अभी तो वो लावा के करीब मर ही गया था। और तो और टूटे हुए रास्ते के कारण वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी बाहें पकड़ लेती हैं, वरना वो लावा में जल जाता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, कहता है कि थोड़ी सी लावा उसे डराने वाली नहीं। फिर से मुश्किल से बचकर वो सांस लेता है, एक और मौत के करीब। डर के बजाय उसे गुस्सा आता है। सारी नफरत उस बदतमीज मैनहो की तरफ है, जिसने उसे यहां ऐसे फेंका जैसे बेकार चीज। जैन वादा करता है कि जब वो जीवित निकलेगा तो इस आदमी को अपने हाथों से मार डालेगा, लेकिन गुस्सा संभालकर वो अब सिर्फ बचने की ठानी है। वो एक ऐसा फाइटर है जो कभी नीचे नहीं रहना चाहता। अभी की स्थिति से उसे सिर्फ 4 छलांग और लगानी है, ताकि वो सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंच सके और मौत से बच सके। हर कदम सोचने की बजाय वो बिना रुके आगे बढ़ने का इरादा रखता है, क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसे बदतर डंजन में बर्बाद नहीं होने वाली। आई वोंट स्टॉप उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी कसम बन जाती है। लेकिन तभी लावा से गॉडजिला के छोटे भाई की तरह एक जानवर बाहर निकलता है, उसे निगलने के लिए। वो जानवर सफलतापूर्वक उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है और फिर से उबलते लावा में गिर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये विशाल मगरमच्छ जैसे जानवर फिर भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपनी दिनचर्या में लगा रहता है। लेकिन फिर उसकी नजर ऊपर झूलते हुए पहाड़ की तरफ जाती है। जैन सच में बच गया है। उसने दूसरी तरफ पहुंचकर अपनी ताकत से खुद को पकड़ रखा है। और अच्छी बात यह है कि मस्तोर ओके इस मुश्किल लड़ाई ने उसे सिखाया कि वो वोल्केनिक ऐश को भी कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, जो उसकी जान बचाने में मददगार साबित हुआ। वो मॉन्स्टर के नाक के पास उतरता है। गर्मी से लगभग बेहोश होने वाला ये डंजन बहुत ही सख्त है। यहाँ का माहौल ही उन मॉन्स्टर से भी बदतर है जिनसे जैन लड़ रहा है। इस हालत में उसे अपनी नाक के अंदर जलन महसूस हो रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।
उसकी चेतना डगमगा रही है और मौत का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आता है, पता नहीं कितनी बार। लेकिन हार मानने से इनकार करते हुए डेविड गॉगिंस की तरह वो फिर से खड़ा होता है और खुद को पहले कई बातों की याद दिलाता है। उसकी मोटिवेशन है कि अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई, तो यहाँ मरना सही नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो चेन सॉ मैन के डेंजी का कजन हो। वैसे पार्ट 2 का एंडिंग तो बेकार था। खैर, जैन वॉल्केनिक ऐश को कंट्रोल करता है और अपने अंकल से पहले ही माफी मांगता है जो वो आगे करने वाला है। वो विशाल मॉन्स्टर लावा से बाहर निकलता है दूसरी बार हमला करने के लिए। हमारा लड़का अपनी पूरी ताकत से जवाब देता है ताकि बच सके। अचानक एक आवाज आती है जो उसकी अनोखी एबिलिटी की तारीफ करती है। जैन उस आवाज से चौंक जाता है और वही आवाज उसकी सैंड मैनिपुलेशन एबिलिटी में गहरी दिलचस्पी दिखाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आसमान से गिरकर उसकी जान बचाने आता है, जैसे कोई वरदान। बूढ़ा आदमी तलवार पकड़कर नीचे आता है। जो जैन को चौंका देता है, वो इतनी तेजी से नीचे आता है कि मॉन्स्टर के मांस पर जबरदस्त वार करता है। उस एक वार से झटके फैलते हैं, लावा का रुख बदल जाता है, डिबरी चारों तरफ उड़ते हैं और जैन को उस झटके से बुरी तरह चोट लगती है। हमारा लड़का उस ताकत से कांप रहा है, कान फटने तक की आवाज सुनाई देती है और उसकी चेतना भी उड़ जाती है। आगे देखते हुए जैन पाता है कि बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर को आधा काट चुका है। ये अनुभव उसके लिए बिल्कुल अलग है। ये आदमी कोई आम अवेकनर नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का गोजो जैसा कुछ है। वो आदमी आराम से एक कदम बढ़ाता है, हर कदम के साथ जमीन टूटती है। जैन उसकी महानता को देखकर खोया रहता है, जबकि अवेकनर उससे नाम पूछता है। जब लड़का जवाब नहीं देता तो वो दुविधा पैदा करता है और कहता है कि अगर 3 तक गिना नहीं तो बुरा होगा। गिनती शुरू होती है, बूढ़ा आदमी तैयार होता है और जैसे ही एक आता है, वो लड़के के ऊपर छाया हुआ भूत जैसा लगने लगता है। आखिर में वो जैन को कुछ नहीं करता और पूछता है कि लड़का इतना घबराया क्यों दिख रहा है। असल में जैन उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा क्योंकि उसके कान फट चुके हैं। उसके पास चोटों की लंबी सूची है, लेकिन बूढ़ा आदमी इसे नहीं समझता। वो तलवार निकालता है, सोचता है कि अगर लड़का नहीं बोलेगा तो उसे मार देना चाहिए। लड़का अपनी सुनवाई वापस पाकर घबराता है, कहता है कि उसे कुछ पता नहीं और माफी मांगता है। ये सुनकर अवेकनर खुश होता है कि लड़का अभी भी बच सकता है। वो फिर से नाम पूछता है और लड़का कहता है कि जैन है। बूढ़ा आदमी ये नाम सुनकर हंसता है और उसे मजाक उड़ाता है, जिससे जैन सोचता है कि ये आदमी खुद कैसा नाम रखता होगा। तभी ये बूढ़ा ताकतवर आदमी एक बड़ा पत्थर तोड़ देता है और बताता है कि वो डायोडन है। लेकिन जैन को समझ नहीं आता कि ये आदमी क्या कर रहा है। अवेकनर उलझन में पूछता है तो जैन गुस्से में चिल्लाता है कि उसे बेवकूफ कह रहा है और बिना वजह धमका रहा है। वो शुक्रगुजार है कि उसकी जान बची, लेकिन ये सख्त बर्ताव समझ नहीं आता। डियोडन फिर से उसे डम्बास कहता है और बताता है कि वो एक जाल में फंसा हुआ है। जैन बेइज्जती को नजरअंदाज कर डिटेल मांगता है और जानता है कि स्नेयर एक फिनोमिनॉन है जो डंजन के माना के ओवरलोड होने पर होता है। टूटने से बचाने के लिए डंजन एक और एंट्रेंस बनाता है, जिससे माना बाहर निकलता है और आसपास के जीव भी खींचते हैं। यही स्नेयर है। डायोडेन बताता है कि ज्यादातर लोग इसका अनुभव नहीं करते, तो जैन की किस्मत सबसे खराब है। और ये गुस्सा और बढ़ाता है कि उसे मैनहो को मारना चाहिए। अवेकनर फिर से डम्बास कहता है, जिससे जैन नाराज हो जाता है। वो समझाता है कि क्यों जैन डम्बास है और उसे अपनी माना अपनी आंखों में फोकस करने को कहता है। जैन समझ नहीं पाता जब तक कि वो सच में माना अपनी आंखों में केंद्रित नहीं करता। माना की मदद से देखने का तरीका है, जिससे वो ऐसी चीजें देख सके जो पहले नहीं देखी। वो डरता है आगे क्या होगा, और डायोडन खुश है कि लड़का अब समझ पा रहा है। जो मैजिक बीस्ट उसने देखा वो स्टेलथ एबिलिटी वाला था, जो अपना शिकार बिना पता चले पकड़ लेता है, जैसे जैन को निगलने वाला था। वो क्रीचर हमेशा उसके सामने था, लेकिन जैन ने कोई खतरा महसूस नहीं किया। वैसे जब उसने पत्थर काटा था, डायोडन दूसरे मॉन्स्टर को काट रहा था। बिना बूढ़े की मदद के लड़का मारा जाता बिना समझे कि क्या हुआ। यह आदमी उसकी जान 2 बार बचा चुका है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो कितना शक्तिशाली होगा। जिज्ञासा मिटाने के लिए लड़का डायोडन की असली पहचान पूछता है, जो फिर से डम्बस कहता है और बताता है कि वो बस डायोडन ही है। जैन उस बूढ़े से चिल्लाता है कि वो इतना ताकतवर कैसे है। जब वो पूछता है कि ये जगह कहाँ है, डायोडन बताता है कि ये डंजियन है। बूढ़ा आदमी इसे अपना हंटिंग ग्राउंड कहता है और लड़के से कहता है ध्यान से देखो, क्योंकि वो दिखाने वाला है कि क्या कर सकता है। थका हुआ दिखने वाला आदमी तलवार निकालता है और चिल्लाता है क्रेयॉन। जैसे ही वो करता है, झटके पूरे इलाके में फैल जाते हैं और जैन कान दबाता है। शुरुआत में जैन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब देखता है तो पता चलता है कि डंजन फ्लेम बर्ड जैसे मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, जो चारों तरफ उड़ रहे हैं। डियोडन लड़ाई देखकर उत्साहित होता है और बताता है कि अब लड़का अकेला है और उसे खुद ही बचने का तरीका ढूंढना होगा। जैनिस जानलेवा हालत में फंस जाता है और बूढ़े आदमी को गाली देता है। वो चारों ओर देखता है, कुछ सोचने की कोशिश करता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो पूरी तरह घिर चुका है और कहीं भागने का रास्ता नहीं है। मॉन्स्टर्स इतनी तेजी से आ रहे हैं कि वो उन्हें ट्रैक या डॉज नहीं कर पाता। वे लगातार उस पर छोटे छोटे हमले करते हैं और उसके कपड़े धीरे धीरे फाड़ देते हैं। जैन सोचता है कि क्यों ये क्रीचर्स बार बार उसकी बाईं तरफ ही हमला कर रहे हैं।
वो ऊपर देखता है और डेस्परेशन में फ्लाइंग बीस्ट्स पर सैंड फेंकता है, लेकिन वे आसानी से बच जाते हैं और कई बार जवाबी हमला करते हैं। जैन खुद को बूढ़े आदमी के सामने बिल्कुल बेकार महसूस करता है। वो अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ उठाता है क्योंकि हर तरफ से हमले आ रहे हैं। जैन समझता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही मर जाएगा। उसे बुरा लगता है कि 2 बार बूढ़े आदमी ने उसे बचाया, फिर भी वह मर सकता है। तभी उसे वो पल याद आता है जब वही बूढ़ा फिर से सामने आया और उसे बुलाया। जैन कोशिश करता है सुनने की कि डायोदान क्या कह रहा है, लेकिन उसके कानों में तेज आवाज है और वह ठीक से सुन नहीं पाता। उसे याद आता है कि बूढ़े ने कहा था कि अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, माना के जरिए देखो। खुद को बेकार कहते हुए भी वह हार मानने को तैयार नहीं होता और उन दुश्मनों को खोजने की कोशिश करता है जिन्हें उसकी नजर पकड़ नहीं पाती। धीरे धीरे वह अपनी आंखों में माना जमा करता है और उसकी शुद्धता बढ़ाता है। वो पूरी ताकत से ध्यान लगाता है और बूढ़े की तरह माना के बहाव को महसूस करने की कोशिश करता है। और इस बार आखिरकार उसे कामयाबी मिलती है जब वह जान पाता है कि बीस्ट्स के अंदर मैजिक पावर है। अब वो उन्हें ट्रैक कर सकता है और जैसे ही उनकी मेना उसकी पहुंच में आती है, वह सबसे नजदीकी जगह पर वार करता है और आखिरकार उन 2 लावा बर्ड्स को मार गिराता है जो उसे निशाना बना रहे थे। इस बीच बूढ़ा आदमी बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और हर पल का मजा लेता दिखता है। वह कहता है कि उसे याद नहीं कि आखिरी बार कब उसने लड़ाई में इतनी ऊर्जा महसूस की थी। फिर वह आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच मारता है जिससे एक बड़ा मगरमच्छ जैसा मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे ही बूढ़ा उस क्रीचर को खत्म करता है, वह कहता है कि ये मॉन्स्टर उसके लिए कोई मुकाबला ही नहीं था। वह थोड़ा निराश लगता है क्योंकि उसे उस लड़ाई में वो थ्रिल नहीं मिला जो वह चाहता था। फिर वह आह भरता है और बताता है कि पहले की तुलना में अब डंजन्स की संख्या बहुत कम हो गई है। वहीं जैन उस बड़े मगरमच्छ के इतने आसानी से गिरने को देखकर थोड़ा दया महसूस करता है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि बूढ़े ने उसे इतनी आसानी से मार गिराया, जैसे वो कोई छोटी छिपकली हो। उसी समय वह खुद अपनी हद तक पहुंच चुका होता है और अपनी हालत पर थका हुआ हंसता है। अचानक एक जोरदार शॉकवेव उसे मारती है जिससे वह घुटनों के बल गिर जाता है और इम्पैक्ट से उल्टी कर देता है। वह मुश्किल से फिर से खड़ा होता है और डायोडन से पूछता है कि अभी क्या हुआ। डायोडन शांत होकर बताता है कि जो शॉकवेव उसने महसूस की वो डंजियन बॉस की दहाड़ थी। वह आगे कहता है कि हर डंजन में आखिरी में एक फाइनल बॉस होता है और इसी डंजन का बॉस वह असली वजह है कि वह यहाँ आया है। तभी ऊपर से एक विशाल ड्रैक नीचे आता है और बूढ़ा उसे क्रिम्सन ड्रैक बताता है। जियोनन ड्रैक सुनकर पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि यह ड्रैगन है, लेकिन डायोडन तुरंत मना कर देता है। बूढ़ा कहता है कि यह बुरा है कि उसे असली ड्रैगन से लड़ने की बजाय एक बी रैंक्ड क्रिएचर से निपटना पड़ रहा है। फिर भी ये ड्रैक साफ तौर पर खतरनाक है क्योंकि इसके चारों ओर एक मजबूत फोर्स फील्ड है। जियोनन को याद आता है कि बी रैंक्ड और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स में इंसानों जैसी खासियतें होती हैं। अवेकनर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से लाल फोर्स फील्ड मतलब ये क्लोज कॉम्बैट टाइप है, लेकिन जब वह देखता है कि इस ड्रेक के आसपास नीला ऑरा है तो वह चिल्लाता है कि इसका मतलब ये मैजिक टाइप क्रीचर बैक। और जैसे ही वे प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं, ड्रेक सीधे उन पर काला फ्लेम अटैक छोड़ता है। जियोनन डर के मारे ठहर जाता है, मुंह खुला रह जाता है और पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। उसी समय बूढ़ा सीधे उस अटैक के स्रोत की ओर कूदता है और अपनी भारी तलवार ड्रेक के सिर पर मारता है। ड्रेक जल्दी संभलता है और पंजों से बूढ़े पर वार करता है। डायडोन काउंटर करने के लिए क्रेयॉन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक बूढ़ा ड्रेक की पकड़ में आ जाता है। क्रिएचर तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर नजदीक से फायर ब्रेथ छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन डायोडन समय पर प्रतिक्रिया करता है और ड्रेक के मुंह को जोर से बंद कर देता है, जिससे आग अंदर फंसी रह जाती है। वह मॉन्स्टर से पूछता है क्या उसे दर्द महसूस हो रहा है। फिर कहता है चिंता मत कर, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। तलवार कसकर पकड़ते हुए डायोडन आगे बढ़ता है और ड्रेक से फिर से भिड़ जाता है। कहता है कि आज उसका आखिरी दिन है। इस बीच जॉन अपनी जान बचाने भाग रहा है। वह इस जबरदस्त लड़ाई के बीच फंसा है जहां वह सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। वह जल्दी से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने पीछे सैंड की दीवार बनाकर शॉकवेव्स को रोकने की कोशिश करता है। वह दोनों को चिल्लाता है कि लड़ाई कहीं और करें और सोचता है कि इतनी साधारण शॉकवेव्स उसे इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा पूरी मस्ती में है। वह चिल्लाता है कि ये तो अम्यूजमेंट पार्क जैसा मजा है। तभी एक और शॉकवेव जियोन की तरफ आती है जो इतनी अचानक होती है कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। उसे लग जाता है कि अब उसकी बारी खत्म है और इम्पैक्ट से वह दूर तक उड़ जाता है। वह जोर से गिरता है और मैग्मा की तरफ फेंका जाता है जहां वह ठंडा पड़ जाता है और समझता है कि वह एक बेकार लूजर की तरह मरने वाला है जिसे लड़की तक नहीं मिली। कहानी फिर बूढ़े की तरफ मुड़ती है जिसे जियोनन की कोई परवाह नहीं है। वह ड्रेक को ताना मारता रहता है और कहता है कि ये बॉस मॉन्स्टर्स के लिए शर्म की बात है
कि ये इतनी कमजोर लड़ रहा है। लगातार तानों से परेशान ड्रेक फिर से ब्रेथ अटैक के लिए तैयार होता है। ये देखकर डायोडन मुस्कुराता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये कमजोर क्रिएचर कुछ ऐसा मजेदार दिखाएगा। उस कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक ब्रेथ से हवा फट जाती है, लगभग सब कुछ तबाह कर देती है, और जितना दूर जाती है उतनी बड़ी होती जाती है। कुछ देर बाद क्रिम्सन ड्रेक रुक जाता है, माना कि पागल आदमी अब धूल हो गया होगा। लेकिन जैसे ही ड्रैक उसकी आवाज सुनता है कि क्या वह किसी की तलाश कर रहा है, उसे पता चलता है कि अब उसकी बुरी हालत है। वह दर्द से दहाड़ता है और मुड़कर देखता है कि बूढ़ा आराम से उसके शरीर पर बैठा है। उसकी तलवार पूरे 1 मीटर तक उसके अंदर घुसी है, और वह कहता है कि वह लंबे समय से इसी तरह का क्रिम्सन ड्रेक ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे अपने क्रेयॉन को बढ़ाने के लिए क्रिम्सन ड्रेक का दिल चाहिए। यह दुर्भाग्य है, लेकिन बीस्ट को इसके लिए मरना ही होगा। फिर वह तलवार और गहरा धकेलता है, जिससे मैजिक उसके शरीर में फैलता है। विशाल क्रिएचर दर्द से जोर से हिलता है, क्योंकि ब्लेड उसके शरीर में घुस गया है। ड्रेक का दिल अब्सॉर्ब करने के बाद क्रेयॉन तेज क्रिम्सन ऑरा के साथ ग्लोइंग शुरू करता है। वह अपनी तलवार को देखकर खुश होता है कि उसने फिर से अपनी सीमा पार कर ली है। तभी उसकी तलवार के साथ अजीब बॉन्डिंग मोमेंट बीच में टूटता है, जब जियोन पूछता है कि वह अपनी वेपन से ऐसे पागलों की तरह क्यों बात कर रहा है। वो पागल जरूर है, लेकिन बेहद ताकतवर भी है, क्योंकि उसने अकेले ही क्रिम्सन ड्रेक को हराया है। डायोडन हैरान होता है कि जियोनन अभी भी जिंदा है। जियोन बताता है कि वह फंसा हुआ था और मौत के करीब से वापस आया। जब जमीन उसके नीचे धंस गई और वह गिरा, तो उसने वहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी सैंड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके एक कुशन बनाया, जिससे गिरावट नरम हो गई। इससे वह ह्यूमन केचप बनने से बच गया। वह खुद भी हैरान है कि वह हर बार मौत को कैसे मात देता आ रहा है। वह कहता है कि उस पागल के शॉक वेव्स से बार बार पिटने से उसकी रिफ्लेक्सेस काफी तेज हो गई हैं। डायोडन थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन अभी कुछ और जरूरी है। बूढ़ा अचानक उसे उसकी शर्ट पकड़कर ऐसे पकड़ता है जैसे एक नादान बच्चे को, और कहता है कि बॉस, मरते ही डंजियन कोलैप्स हो रहा है, उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन जियोन उलझन में है कि उसे ग्रोसरी की तरह उठाने का क्या मतलब है। बूढ़ा जोर से हंस पड़ता है, जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। मजाक इसलिए नहीं कि ये सच में मजाक था, बल्कि जो आगे हुआ वो और मजेदार था। बिना किसी चेतावनी के वह जियोनन को एक छोटे से काले दरार में फेंक देता है और आराम से चिल्लाता है, सिया। हवा में उड़ते हुए जियोनन हर गाली देता है जो उसे आती है, और उसे उस बेशर्म पार्क वाले से भी बदतर कहता है। 1 सेकंड बाद वह काले छेद से बाहर फेंका जाता है और रेत पर कई बार लुढ़कता है, मुंह से रेत निकालते हुए और पूरी तरह कंफ्यूज्ड। वह सोचता है कि अब वह कहाँ आया है। डायोडेन शांत होकर बताता है कि वे सरफेस पर हैं। जब डंजन बॉस को हराया जाता है तो बाहर जाने के लिए क्रैक्स खुल जाते हैं। ये सुनकर जियोन शिकायत करता है कि वे तो सीधे बाहर चलकर भी जा सकते थे, बजाय ऐसे फेंके जाने के। बूढ़ा आखिरकार अपनी पेशेंस खो देता है और साफ कहता है कि बच्चे की सैंड पावर्स काम की हैं, लेकिन अपनी हालत में वह एक ब्लंट नाइफ से भी बेकार है। इसलिए वह उसे 2 विकल्प देता है, या तो वह न्यू सोल सिटी जाकर वैसे ही बेकार जिंदगी जीता रहे, या फिर मजेदार रास्ता चुने। उसके गाइडेंस में वह एक बेवकूफ से एक तेज और मजबूत बेवकूफ बन जाएगा। जियोन चौंक जाता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है कि उसे उसके पीछे चलना होगा, और सबसे जरूरी, ये सब कितना समय लेगा। बूढ़ा साफ कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं, महीने लग सकते हैं, साल या शायद दशक भी। खुद भी भविष्य नहीं जानता। जिंदगी बदलने वाले फैसले के सामने जियोन हिचकता है। बूढ़ा सबसे सख्त बात कहता है, वह या तो अपनी बोरिंग जिंदगी वापस जा सकता है, या एक ऐसा रास्ता चुन सकता है जहां वह जिंदगी को स्पीड रन करेगा, लेकिन 99% मौत की संभावना के साथ। लड़का पागलों की तरह हंसता है और पूछता है कि क्या बूढ़ा पूरी तरह पागल हो गया है। फिर झूठ बोलता है कि उसके पास एक शानदार महल और आरामदायक बिस्तर है, और पूछता है कि क्या बूढ़ा सच में चाहता है कि वह सब छोड़कर एक बदबूदार बूढ़े के पीछे बर्निंग डेजर्ट्स में चले, खासकर जब बूढ़ा कभी भी किसी भी वक्त मर सकता है उम्र के कारण। बूढ़ा जवाब देता है, हाँ, साफ करता है कि यही वह चाहता है कि जियोनन करे। हमारा लड़का नाटक करता है और गहरी आह भरता है, दिखाते हुए कि ये फैसला कितना दर्दनाक है। फिर भी वह मान जाता है कि वह उसका साथ देगा। फिर वह एक कन्विंसिंग कहानी बनाता है कि जब कोई उसे परेशान करता है तो वह मौके पर ही निपटता है, लेकिन अब वह इतना कमजोर है कि अपना बदला नहीं ले सकता। वह कहता है कि बूढ़ा भी उसकी बदला सूची में है। फिर उसकी ताकत की तारीफ करता है जिसे उसने कभी देखा है। जियोनन कहता है कि उसे शक है कि वह फिर कभी किसी से ज्यादा ताकतवर मिलेगा, जैसे ही वह अपनी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी दिखाता है। बूढ़ा उसे रोकता है और ताना मारता है कि क्या इसका मतलब है कि वह जल्दी मरने के लिए कॉन्फिडेंट है। जॉन इनकार करता है और मुट्ठी बांधता है, कहता है कि वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। बूढ़ा जवाब देता है कि ऐसी सोच से वह खुद को जल्दी कब्र तक ले जा रहा है। फिर कहता है कि चलता रहे उसके पीछे। वह उसे बेवकूफ कहता रहता है और कहता है कि अभी उनका सफर लंबा है।
कुछ वक्त बाद जियोनन पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ है और बूढ़े आदमी की रफ्तार पकड़ना मुश्किल हो रहा है। जॉन उसे कहता है कि थोड़ा धीरे चलो और आराम करो, 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। पर बूढ़ा बिल्कुल नहीं सुनता और चुपचाप चलता रहता है। जॉन खुद से चिल्लाता है कि वह कोई मूडी टीनेजर नहीं है और सोचता है कि यह अचानक मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि सहना मुश्किल हो रहा है और वह सोचता है कि तापमान कितना ज्यादा होगा। डीली रेत में हर कदम मुश्किल है और उसे डर लगता है कि कहीं हीट स्ट्रोक से गिर न पड़े। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, बूढ़ा अचानक उसकी तरफ ध्यान देता है, जैसे कि इस पल का इंतजार कर रहा हो। वह उसे बेवकूफ कहता है कि अपनी ताकत का एक छोटा हिस्सा भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जॉन जब कंफ्यूज्ड होता है तो बूढ़ा याद दिलाता है कि वह एसएएन मैनिपुलेशन यूजर है, फिर भी एसएएन पर चलना तक नहीं सीख पाया, जो उसके लिए सबसे आसान काम होना चाहिए। जब जॉन कहता है कि वह अभी सिर्फ कुछ दिन पहले जागा है और अभी एफ क्लास में है, तो डायोदान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसकी क्लास से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह पूछता है, क्या जियोनन सच में मानता है कि कुछ लोग एस क्लास पैदा होते हैं और वही हमेशा पीछे रह जाएगा? बूढ़ा उसे कॉलर पकड़कर पूछता है, क्या वह हार मानने वाला है, सिर्फ इसीलिए कि उसे लगता है कि उसे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। गुस्से में आकर वह उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है कि अपनी एबिलिटी खुद सीख ले और वक्त बर्बाद करना बंद कर। दियोडान कहता है कि दिमाग लगाओ और अपनी पावर को समझो, क्योंकि अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए यही सबसे जरूरी है। जैसे ही जॉन सोचता है कि बूढ़ा थोड़ा समझदार है, डायोदान फिर से चिल्लाने लगता है और धमकी देता है कि अगर समझ नहीं पाया तो मर जाएगा। जॉन फिर से कोशिश करता है और अपनी एबिलिटी पर ध्यान देता है। उसे पता है कि वह सिर्फ 5 मीटर तक की रेत को कंट्रोल कर सकता है। वह देखता है कि रेत सिर्फ टखनों तक है और सोचता है कि अगर उसे फर्श की तरह सख्त कर दे तो चलने में कम ऊर्जा लगेगी। जॉन रेत को सघन कर फर्श जैसा बना देता है और अब रेगिस्तान में चलना उसके लिए आसान लगने लगता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि माना कितनी जल्दी खत्म हो रही है और समझता है कि इसे ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगा। फिर वह प्लान बी अपनाता है और माना को अपनी टांगों में केंद्रित करता है। यह तरीका भी बढ़िया काम करता है। बूढ़ा चुपचाप मुस्कुराता है, अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए, जब वह भी इतना एनर्जेटिक था। जिन बार बार कहता है कि वह सिर्फ एफ क्लास है, लेकिन डायोदान को पूरा भरोसा है कि उसका मैना कंट्रोल और पोटेंशियल कम से कम लेवल ई या डी का होना चाहिए। बूढ़े को उसमें साफ पोटेंशियल दिखता है। अचानक जीवन कुछ नया खोजता है और खुशी से चिल्लाता है कि वह सिर्फ अपनी टांगों के नीचे की रेत ही कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए चलना अब आसान हो गया है। थोड़ा घमंडी होकर वह बूढ़े को बीच में उंगली दिखाता है और चैलेंज करता है, तो बूढ़ा उसे सिर पर मुक्का मार देता है। बूढ़ा कहता है कि बेकार की बातों में समय बर्बाद मत कर, वरना मर जाएगा, और जीवन तुरंत गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो खुद को गंदी रेत पर पड़ा पाता है। बूढ़ा कुछ बीफ जर्की चबाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ अब जाग गया। बूढ़ा कहता है कि उसे यहां तक ले जाना बड़ा झंझट था। जीवनन बैठने की कोशिश करता है और कहता है कि पूरा शरीर चोटों से टूट गया है। तब बूढ़ा उसे झरकी फेंकता है। फिर बूढ़ा कहता है कि ध्यान से उसकी जवानी की कहानी सुन। वो दिन अच्छे थे जब कमजोर होना मौत की वजह नहीं था। ताकतवर लोग कमजोरों की रक्षा करते थे। ये एक सम्मान की बात थी। लेकिन अब वो दुनिया खत्म हो चुकी है और उसे उसकी कमी महसूस होती है। कहानी जल्दी खत्म होती है और बूढ़ा कहता है कि अगर मरना नहीं चाहता तो उठ जाओ। जॉन चुपचाप अपने गुरु की बात सुनता है। आश्चर्य की बात है कि बूढ़ा उसे फिर से झरकी देता है। पुरानी कहानी सुनकर उसे पता चलता है कि बूढ़े के पास बहुत ज्ञान है। दियोडान भले ही एक सूखा हुआ बूढ़ा लगे, लेकिन उसके पास दशकों या शायद सदियों का अनुभव है। जॉन उसे खाते देखता है और ध्यान देता है कि बूढ़े को जर्की खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। भले ही उसके दांत पुराने और खराब हैं, वह उस चाल को समझ जाता है। वो सीधे चबाने की बजाय पहले सलाइवा से नरम करता है, फिर काटता है, जो इस सूखे रेगिस्तान में जर्की खाने का सही तरीका है। ऐसा लगता है कि बूढ़ा सिर्फ खाना नहीं खिला रहा, बल्कि धीरे धीरे उसे खुद से जीना सिखा रहा है, जैसे मछली पकड़ना सिखाना बजाय मछली देने के। उसके बाद दोनों फिर से रात के अंधेरे में निकलते हैं। रास्ते में जीवन बार बार झरकी मांगता है, लेकिन बूढ़ा चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद ठंड इतनी बढ़ जाती है कि वह बार बार छींकने लगता है और पूरा शरीर कांपने लगता है, जैसे कोई मशीन हिल रही हो। वहीं बूढ़ा आराम से खींच खींच कर बैठा है, जैसे हवाई के बीच पर हो, बिल्कुल बेफिक्र। जॉन अभी भी समझ नहीं पाता कि ये पागल अपने तलवार से क्यों बात करता रहता है। फिर प्यास लगती है और पानी मांगता है, लेकिन डियोडान उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और खुद पानी पी जाता है। यह देखकर जियोन बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि बूढ़ा इतना सेल्फिश है कि शेयर तक नहीं करता। फिर भी जियोन महसूस करता है कि उसके कपड़े कम हैं और बूढ़े की तरह वह अपने कपड़ों से ओस नहीं निकाल सकता। फिर भी वह नीचे झुककर अपने शरीर से ओस के छोटे छोटे बूंदे चाटने लगता है, जैसे कोई भटकता कुत्ता जो किसी भी कीमत पर अपने गुरु के स्तर पर पहुंचना चाहता है। यह देख बूढ़ा उसे पागल कहता है, लेकिन जियोनन मना करता है कि वह पागल नहीं, बल्कि गर्व वाला मूर्ख है। बूढ़ा उसकी बातें नहीं सुनता और चुप रहने को कहता है, अपने आसपास की आवाजें सुनने का अभ्यास करने को कहता है। जॉन चुप होकर कोशिश करता है सुनने की,
धीरे धीरे उसे चारों तरफ से हल्की हल्की कंपन सुनाई देने लगती है, जो कई दिशाओं से आ रही होती है। पलक झपकाने से पहले ही वह देखता है कि चारों तरफ सैकड़ों चमकती आंखें हैं। वो खूंखार जानवर हैं जो कुछ भी पकड़कर चीरने को तैयार हैं। हॉर्न्ड हाइएनास आमतौर पर रात में सक्रिय होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें सुबह पकड़ा गया। जानवर अपने दांत दिखाते हैं और काटने के लिए तैयार हैं। तब बूढ़ा पूछता है, क्या जियोन संभाल सकता है या उसे मदद चाहिए? इसे अकादी नायर। जुबुयोन भी पागलपन अपना लेता है, हंसता है और कहता है कि उसे बूढ़े की मदद नहीं चाहिए। रेत को मैनिपुलेट करके वह जानवरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वह रेत की गोली बनाकर एक हाइना को मारता है। फिर सख्त रेत की बड़ी बड़ी नुकीली सुइयां बनाकर एक डेडली जोन बना देता है, जो भी उसके अंदर आता है मार देता है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, थकान होने लगती है। वह फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, लगता है जैसे COD के एंडलेस जॉम्बीज मोड में फंसा हो। छाती में दर्द होता है और वह लगभग गिर पड़ता है। समझता है कि माना खत्म होने से पहले ही मर सकता है। यह साफ हो जाता है कि सिर्फ रॉ पावर काफी नहीं है, उसे लड़ने का कोई स्मार्ट तरीका ढूंढना होगा। फिर से रेत की गोली बनाते हुए वह सोचता है कि अपनी ऊर्जा कैसे बचाई जाए। लेकिन सोचते सोचते एक हाइना अचानक उस पर झपटता है और उसके हाथ में गहरा काट लगाता है। वह झटकता है, लेकिन चोट बहुत बुरी है। उसका हाथ छेदों से भर जाता है जैसे स्पंजबॉब। और यही चोट उसे एक नई समझ देती है कि सैंड मैनिपुलेशन का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। वह चुपचाप खड़ा होकर अगला कदम सोचता है, जबकि जानवर भूखे होकर उस पर हमला करने वाले हैं। जैसे ही वे उसके पास आते हैं, वह अपनी नई तकनीक छोड़ देता है। एक साथ जमीन से सैकड़ों पतले लेकिन तेज रेत के कांटे निकलते हैं, जो हर जानवर को छेद कर देते हैं और पूरे झुंड को स्क्यूअर्ड हाइएना के बाब्स में बदल देते हैं। दुष्ट हंस पड़ता है जैसे उसका मास्टर, और अपने दुश्मनों को एक ही जोरदार वार में गिराते देखकर उसे बहुत संतोष मिलता है। लड़ाई में माना बर्बाद करना मौत को जल्दी बुलाने जैसा है, और उसकी स्पाइक ट्रैप्स जो साफ सुथरे छेद बनाती हैं, वो सबसे एफिशिएंट तरीका है। बूढ़ा उससे बहुत धीमे लड़ता है, एक एक करके दुश्मनों से लड़ता है। हाइएनास उसके हाथ पकड़कर काटते हैं, लेकिन वह हंसता रहता है जैसे कोई उसे टिकल कर रहा हो। मजा लेने के बाद उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आती है और जॉन समझ जाता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। वह खुद को तैयार करता है, पहले से ही डरते हुए इस पागलपन से निपटने के लिए। बूढ़ा एक बदमाश मुस्कान के साथ क्रेयॉन को अपने दुश्मनों को खत्म करने का आदेश देता है। तुरंत ही एक विस्फोटक ताकत फटती है, जो रेत और जानवरों दोनों को दूर उड़ा देती है। जॉन मुश्किल से रेत की दीवार बनाकर खुद को बचाता है, जबकि हाइनास तो कैनन बॉल की तरह दूर उड़ जाते हैं। जब सब शांत होता है, वह बस खड़ा रह जाता है, उस विस्फोट के केंद्र और सामने के विनाश को देखकर पूरी तरह हैरान। उसे शक होता है कि डायोदान इंसान है भी या नहीं, क्योंकि कोई आम आदमी ये सब बिना किसी स्किल के नहीं कर सकता। साथ ही उसे एहसास होता है कि ऐसे मॉन्स्टर के सामने घमंड करना मौत की जल्दी सीढ़ी है। इसी बीच डायोडोन जोर जोर से खांसने लगता है, खुद उठाए धूल में घुट रहा है, और उसी मौका का फायदा उठाकर हॉर्न्ड हाइनास का अल्फा बिजली से लदे सींग से उस पर वार कर देता है। चौंकते हुए बूढ़ा आदमी नीचे देखता है और हैरानी में पड़ जाता है कि ये जानवर अपने आसपास कोई जादुई क्षेत्र क्यों बनाए हुए है। उसने इसे कम आंका था, क्योंकि ये कम से कम B रैंक का है। जब वो खतरे में होता है, जयोन घबराकर उसे चेतावनी देता है, लेकिन ये चिंता पूरी तरह बेकार साबित होती है। डियोडेन आराम से उस हाइना के सींग को पकड़ लेता है जैसे वो उसका अपना हो, बिजली की चिंगारियों को महसूस किए बिना, और हमारा हीरो पूरी तरह दंग रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये किस तरह की क्वांटम फिजिक्स देख रहा है। यहां तक कि अल्फा भी हैरान होकर पीछे हट जाती है जब वो देखती है कि बूढ़ा आदमी उसकी बिजली को ऐसे महसूस कर रहा है जैसे वो मांसपेशियों की मालिश कर रहा हो। अपनी मालिश के बाद वो उस बेचारी को बताता है कि अब उसकी आखिरी घड़ी है। फिर अल्फा पर कूदकर अपनी तलवार गहराई से घोंप देता है, जिससे मैदान में खून छिटकने लगता है। ये देखकर जियोनन समझ जाता है कि वो इस आदमी को लेकर हमेशा गलत सोचता रहा। लड़ाई के बाद दोनों हॉर्न्ड हाइनास से जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। अल्फा की खाल पहनकर हमारा लड़का डियोजन से पूछता है कि वे कब चलेंगे, और वह देख हैरान होता है कि बूढ़ा आदमी सींग भी ले जा रहा है। बताता है कि ये बिजली आधारित हथियार बनाने के लिए कीमती सामग्री है। अचानक बूढ़ा आदमी उसे एक छुरा फेंकता है, उसे शिकार के लिए हथियार देता है और साफ कर देता है कि अब से लड़के को खुद खाना ढूंढना होगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉर्न्ड हाइना का मांस ज्यादातर जहरीला होता है। एक गलत काटने से उसकी जान जा सकती है, सिर्फ फ्लैंक का मांस सुरक्षित होता है। जब डायोडन खुद आराम से मांस काट रहा होता है, तो वह देखता है कि लड़का बस घूर रहा है और उसे चौंकाकर कहता है कि घूरना बंद करे। अगर बचना है तो सूरज निकलने से पहले खुद खाना ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा लड़का खुद मांस काटने लगता है और सूरज निकलने तक काम करता रहता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा अनुभवी दिखता है। हालांकि उसके पास अभी भी पानी का सही स्रोत नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारा मांस है, और उसकी सैंड वॉकिंग स्किल की वजह से दिन में चलना काफी आसान हो जाता है। थोड़ा घमंडी होकर वो बूढ़े आदमी को चिढ़ाता है
पूछता है क्या उसे चलने में दिक्कत हो रही है और उसकी एबिलिटी से जल रहा है। इस बार वह आदमी की पंच से बचता है और नाक खींचता है, लेकिन दूसरे वार में उसे जोरदार चोट लगती है और डायोडन सीधे कहता है कि उसकी पीठ बहुत दर्द कर रही है और ये सस्ता वॉकिंग ट्रिक उसे खास नहीं बनाता। जचुन मन ही मन कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। वो पहले से प्यासा था और अब उसके मुंह में सूखी रेत भर गई है। फिर उसे महसूस होता है कि कुछ अलग है। मुंह अब उतना सूखा नहीं है, हवा थोड़ी नम लग रही है। एक पल के लिए वो सोचता है कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा, लेकिन डायोडन के चेहरे पर देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच है। सामने की रेत की टीले के दूसरी तरफ वो चीज है जिसका हर रेगिस्तान यात्री सपना देखता है, एक डेजर्ट ओएसिस। टीले पर चढ़ते हुए जियोनन खुशी से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो आखिरकार असली झील देख रहा है। सारी सावधानियां भूलकर वो रेत पर फिसलता हुआ पानी की ओर भागता है, प्यास बुझाने के लिए। बूढ़ा आदमी जीभ निकालते हुए निराश होता है, लेकिन उसे रोकता नहीं। हमारा हीरो सीधे किनारे पर जाकर सिर पानी में डुबो देता है, सूखी त्वचा को राहत देता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचों में खो जाता है। यहां आने के बाद से लगातार रेगिस्तान की तपिश में था और ये पहली बार है जब उसने अपने शरीर को ठंडा होने दिया। अचानक वो अपनी सोच से बाहर आता है जब झील के गहरे हिस्से में तेज रोशनी देखता है। जियोनन धीरे धीरे उस रोशनी को घूरते हुए नींद आने लगती है और सांस कम पड़ने लगती है। तभी डायोडन उसका नाम पुकारता है और पूरी तेजी से नीचे की ओर दौड़ता है, लेकिन हमारा हीरो ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। अनजान के एक विशाल समुद्री राक्षस धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। आखिरी पल में बूढ़ा आदमी उसे खींचकर बचा लेता है। जैसे ही वो मछली के खाने बनने वाला था, जियोन को जमीन पर फेंकता है और खुद हवा में कूदकर मछली के सामने खड़ा हो जाता है। एक तेज तलवार के वार से वो उस विशाल प्राणी को तुरंत मार गिराता है और हमारा लड़का ये सब देख रहा होता है, लेकिन ओएसिस के ऊपर बन रही इंद्रधनुष की खूबसूरती में खो जाता है। बूढ़ा आदमी उस विशाल मछली को पानी से बाहर खींचता है और बताता है कि ये सैंड एंगलर है जो अपने सिर की रोशनी से शिकार को सम्मोहित करके खा जाता है। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है और वो हमारे लड़के को कड़ी फटकार लगाता है। उसे याद दिलाता है कि वो जो सिखाया गया था सब भूल गया है और बहुत लापरवाह हो गया है। डायोजन कहता है कि ऐसे बेवकूफ जो बिना सोचे समझे काम करते हैं रेगिस्तान के कठोर माहौल में सबसे पहले मर जाते हैं। जयोन बस हाँ कह सकता है और बूढ़ा आदमी एक लंबी सांस लेकर देखता है कि उसका छात्र अब सुन रहा है। फिर बात बदलकर उसे मछली की खाल उतारने को कहता है। सैंड एंगलर एक सी रैंक मैजिक बीस्ट है और उसकी पेट की खाल रोप बनाने के लिए बढ़िया सामग्री है। हमारा लड़का हैरान होकर पूछता है कि बूढ़ा आदमी सच में रोप बनाना चाहता है क्या, जिससे वो पागल हो जाए। उस दिन उसकी मूर्खता की हद पार कर चुका बूढ़ा आदमी उसे ब्रेनलेस स्टारफिश से भी ज्यादा बेवकूफ कहता है और हमारा हीरो मजाक में फिर से कान से खून बहाने लगता है और जल्दी से माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि मछली ने बहुत म्यूटेशन तो लिया है, लेकिन फिर भी वो उस प्रजाति से मिलती जुलती है जो कभी पृथ्वी पर रहती थी। वो जीवन से कहता है कि ध्यान से देखे क्योंकि ये उसकी पहली असली मछली है। और हमारा लड़का सोचता है कि मछलियां कितनी डरावनी होती हैं। फिर खाल उतारने लगता है। जैसे ही वो बहुत खराब तरीके से काम करता है, डायोडन कहता है कि मछली को अपनी दादी की मालिश जैसी ट्रीटमेंट देना बंद करे। हमारा हीरो कहता है कि अपनी चिंता खुद करे, फिर काम पर ध्यान देता है। उसे एहसास होता है कि खाल सामान्य चाकू से काटना मुश्किल है। ज्योनन अपने ब्लेड में मना चैनल करता है और उसे तेज करता है ताकि आसानी से खाल कट सके। वो चाकू से स्केल्स खुरचकर छोटे सुइयों में बदल देता है और थ्रेड के लिए मांस को हड्डी से जोड़ने वाले टेंडन्स का इस्तेमाल करता है। अपने सारे ऑस्कर वर्थी आइडियाज के बावजूद फाइनल रोब एकदम बिखरा हुआ लगता है। मरी हुई मछली के सहारे बैठा बूढ़ा आदमी उसे बेकार काम पर चिढ़ाता है, लेकिन हमारा लड़का हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है। कुछ घंटों बाद आखिरकार एक ठीक ठाक दिखने वाला रोब बना पाता है। जॉन थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है कि शायद इसे बेचकर पैसे कमा सकता है और अपनी टेलरिंग दुकान खोल सकता है। बूढ़ा आदमी उसका नाम लेकर उसे जल्दी से रोकता है और कहता है कि रोब नहीं देने वाला, लेकिन डायोजन उसे छेड़छाड़ छोड़ने को कहता है और एक बड़ा खून से लथपथ सैक जैसा अंग दिखाता है। वो लड़के को कहता है कि ये गॉल ब्लैडर खाओ क्योंकि ये बहुत रेयर और पावरफुल दवा है। जियोन बहस करने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि मना किया तो मार दिया जाएगा। फिर वो भारी अंग जियोनन के हाथ में डाल देता है और अपनी थकान की शिकायत करता है। सामने उस घिनौने मांस को देखकर हमारा हीरो थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर भूखे आदमी की तरह खाना शुरू कर देता है। हालांकि इसका स्वाद टूथपेस्ट के बाद ऑरेंज जूस से भी ज्यादा कड़वा होता है, फिर भी वो बिना रुके खाता रहता है, मार खाने से बचने के लिए। अजीब बात यह है कि कुछ काटने के बाद भी उसकी भूख कम नहीं होती और वो और ज्यादा खाने लगता है। जैसे ही खत्म करता है, बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है कि अब जलने का वक्त आ गया है। जॉन चौंक जाता है और सोचता है कि बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। फिर अचानक उसका गला कसने लगता है और वो घुटने लगता है। अंदर ऐसा लगता है जैसे चेरनोबिल रिएक्टर फट रहा हो। उसका पूरा शरीर बेखबर हो जाता है क्योंकि तेज गर्मी हर जगह फैल जाती है
वो दर्द से चिल्लाने लगता है और बूढ़ा आदमी कहता है कि बच्चा बनना बंद कर। फिर बूढ़ा आदमी एक लंबा भाषण देता है। कहता है कि जिंदगी की हर चीज इस ओएसिस की तरह है, सब कुछ ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। वो समझाता है कि सैंड एंगलर्स फिर से जन्म लेते हैं, जिससे ये चक्र बना रहता है। लेकिन हमारा लड़का बीच में ही उसे रोकता है और कहता है कि ये भावुक बातें बंद करो और मदद करो। बेक, बच्चे को जमीन पर राइडिंग करते देख, जैसे नमक छूने पर अर्थवर्म होता है। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं करता और सोने चला जाता है। अगले दिन जॉन आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि बूढ़ा आदमी एक शरारती मुस्कान के साथ उसे घूर रहा है। ये देख उसका दिल दहल जाता है और वो चिल्लाता है कि तूने मुझे दिल का दौरा दे दिया। दोनों कुछ और बातें करते हैं। फिर बूढ़ा आदमी पूछता है कि अब कैसा महसूस हो रहा है। हमारा लड़का महसूस करता है कि उसके शरीर में कुछ बदल गया है। वो हल्का महसूस करता है, मांसपेशियां मजबूत हैं और माना ऐसा लग रहा है जैसे फूट पड़ने वाला हो। अपनी नई ताकत आजमाते हुए वो पूछता है कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई सुपर सोल्जर सीरम लिया हो। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये मछली के गैब्ल ब्लेडर की वजह से है। वो कहता है कि ये अंग डिजर्ट में सर्वाइव करने के लिए चीट आइटम की तरह काम करता है, इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। ये बहुत कीमती है, जिससे हमारा लड़का थोड़ा असहज महसूस करता है कि उसे ये इस्तेमाल करने दिया गया। डायोडन इसे हल्के में लेता है और कहता है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि लड़का बहुत कमजोर था और वो उसकी वजह से धीमा नहीं होना चाहता था। जॉन कहता है कि वो कभी कभी काम आता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे चुप रहने को कहता है और खाना शुरू करने को कहता है, क्योंकि मछली पूरी खत्म के बिना वे नहीं चलेंगे। 4 दिन बाद वे आखिरकार सैंड एंगलर को बस साफ हड्डियों तक कम कर देते हैं और बूढ़ा आदमी कहता है कि अब फिर से चलने का वक्त है। जयॉन मुस्कुराता है और अपनी नई क्लॉक पहनकर यात्रा जारी रखता है। कुछ दिन बाद तेज धूल भरे हवाएं चलती हैं, जो सैंडस्टॉर्म की शुरुआत का संकेत है। नई ताकत की वजह से हमारा लड़का ज्यादा प्रभावित नहीं होता और हैरान होता है कि बूढ़ा आदमी इतनी स्टैमिना के साथ बिना रुके आगे बढ़ रहा है। डायोजन कई दिनों से कुछ कहता नहीं, जिससे जियोन सोचता है कि कहीं बूढ़ा आदमी मेल मेनोपॉज से तो नहीं गुजर रहा। वे अब 2 हफ्ते से लगातार चल रहे हैं, जिससे उसे शक होने लगता है कि क्या बूढ़ा आदमी सच में जानता है कि वे कहां जा रहे हैं। तभी जॉन के पीछे एक विशाल चींटी राक्षस दिखता है, पर वह जल्दी से सैंड बीम से हमला कर देता है। वह सोचता है कि अभी और कितना चलना है, लेकिन फिर ध्यान देता है कि चींटी अभी भी जिंदा है, जो उसकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत साबित होती है। उसे उम्मीद थी कि बिना किसी दिक्कत के निकल जाएंगे, पर चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं। अपनी सैंड एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए वह और चींटियों को महसूस करता है और सीधे उनका सामना करने का फैसला करता है। अपने हाथ को रेत में धकेलते हुए वह चींटियों को सतह पर उभरने पर मजबूर करता है, जो उसे घेरने लगती हैं। बहुत सारी चींटियों को मारकर थोड़ी बोरियत महसूस करते हुए सायोन ने उन्हें सैंड से लगातार मारना जारी रखा। उसकी टेक्निक थोड़े समय में साफ तौर पर बेहतर हो गई थी। सच कहूं तो सैंड स्टॉर्म वाले दिन उसके पावर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि हर तरफ प्रैक्टिकली अनगिनत गोलियां मिलती थीं। लेकिन बूढ़े की रफ्तार बिल्कुल भी धीमी नहीं पड़ती थी। वह कभी रुकता नहीं था और मूर्ख को पीछे छूटे झुंड से निपटने देता था। जीवन ने लॉयल्टी की कमी पर शिकायत की। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा आदमी अभी भी अकेला था, जबकि वह सोच रहा था कि डायोजन उसकी बकवास सुन तो रहा है या नहीं। जियोन ने अपनी 10 मीटर रेडियस डिटेक्शन में कुछ खतरे को महसूस किया। वह हमेशा सतर्क था और अपनी गार्ड कभी नहीं छोड़ता था, जिससे किसी मैजिक बीस्ट के आने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे पाता था। लेकिन इस बार जो उसने महसूस किया, उसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जो उसने महसूस किया था वो सिर्फ एक बीस्ट नहीं था, बल्कि सच्चा डर था। उसके बाद जमीन से अनगिनत चींटियों का तांडव शुरू हो गया। ये कीट कहीं से भी अचानक उभर आए थे। वह मदद के लिए बूढ़े की तरफ मुड़ा, यह मानते हुए कि वह खुद इस स्थिति में नहीं था। लेकिन डायोजन बस उसे देखता रहा और अपनी जगह बैठ गया। अगर उसके पास पॉपकॉर्न होता तो शायद खा रहा होता। सायोन जानता था कि कोई मदद नहीं आने वाली। वैसे भी वह हमेशा मुश्किल में पड़ते ही बूढ़े से रोने वाला नहीं था। ये बूढ़ा आदमी भी जरूर जानता था कि क्या आने वाला है। ये एक क्वेस्ट था, एक तरह की परीक्षा। चाहे ये कीड़े 1000 हों या 10,000, बग्स तो बग्स ही होते हैं। इसलिए उसने रोलिंग सैंड की एक स्फीयर बनाई और पूरी सेना को उसमें फंसा दिया। इसे बनाए रखना मुश्किल था, और जब दूसरी फौज आई तो स्थिति और भी कठिन हो गई। जियोनन की कॉन्फिडेंस टूटने लगी जब उसे कूड़े की तरह घसीटा गया। उसने चींटियों को चुनौती दी कि वे अकेले लड़ें, जैसे एक असली आदमी से लड़ते हैं। लेकिन उसकी बात बेकार गई। वे उसे ऐसे घेर रहे थे जैसे वह रेगिस्तान का सबसे मीठा खाना हो। खुशी की बात यह थी कि उसने अपने पैरों के नीचे सैंड को सख्त करके उड़ान के लिए प्लेटफॉर्म बना लिया। फिर भी चींटियां अपनी एक एंट हिल बनाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती रहीं। वह बेहतर नजर पाने के लिए ऊंचाई पर उड़ गया। जियोन को लगा वह वहां सुरक्षित होगा, लेकिन वह पूरी तरह गलत था। किसने सोचा होगा कि विशाल चींटियां मिलकर और भी बड़ी एंट हिल बना सकती हैं। जब उसकी सैंड फ्लायर रुक गई तो वह लगभग डर के मारे पागल हो गया।
चींटियों की चीखें डरावनी थीं और वे जियोन के पैर को मजबूती से पकड़ रही थीं, जैसे उनकी जान उसी पर टिकी हो। वह अपने टखने से खींचा गया और बेरहमी से रेत में गिरा दिया गया। जियोन को उठने में 1 मिनट लगा। वह हाँफ रहा था और खून उगल रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो बूढ़ा आदमी अभी भी बेमन से देख रहा था। उसी उदासीनता से उसे हिम्मत मिली कि वह आगे बढ़े। वह साबित करना चाहता था कि वह इस मुश्किल से बच सकता है। पहली बार लड़ाई शुरू होने के बाद डायोडोन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उसे लड़के की जज्बा पसंद आया, भले ही वह अभी भी मूर्ख था। इस रेत से भरे बर्बाद दुनिया में जॉन की एबिलिटी एक वरदान से कम नहीं थी। आखिरकार वह इस पावर का इस्तेमाल करके आरामदायक जिंदगी जी सकता था, लेकिन वही खत्म हो जाता। एक सतही जिंदगी। ये संकीर्ण सोच वाले लोग इल्यूजन्स के पीछे पागल थे। उन्हें पता तक नहीं था कि दुनिया क्यों ऐसी हो गई। एक अवेकेंड को अपनी स्किल्स को पूरी तरह से मास्टर, यूटिलाइज और इवॉल्व करना होता है। ये पावर किसी फैक्ट्री में बनी कुकी कटर सोल्जर के लिए नहीं है। डायोजन शायद उन कुछ लोगों में से एक है जो अभी भी याद रखते हैं। ज्यादातर लोग उस त्रासदी को भूल चुके हैं जिसने 100 साल पहले दुनिया की नींव हिला दी थी। उस वक्त डायोजन बिल्कुल बेकार था। उसने गिनती खो दी थी कि कितने लोग उसकी आंखों के सामने बेकार मर गए। उसके साथी, पड़ोसी और परिवार सभी उस आपदा के शिकार थे। सबसे ज्यादा उसे अपनी बेटी के खोने का दर्द था। उसने कभी इतना पावरलेस महसूस नहीं किया था। उसने सब कुछ खो दिया था और वह पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। लेकिन जियोन अलग था। वह कभी नहीं डगमगाया, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। उसमें वो पोटेंशियल था कि वह कुछ भी बन सकता था। बस उसे इतना पागल होना था कि खुद को मौत और जिंदगी के बीच की लाइन पर फेंक दे। उस लाइन पर चलकर वह तेजी से बढ़ेगा। पागल जैसा लगते हुए जायोन ने एंट आर्मी के सामने हंसी उड़ाई। लड़ाई के बीच उसने एक स्किल बनाई जो अल्ट्रा हाई प्रेशर कंप्रेस्ड सैंड मिसाइल बनाती थी। ये साधारण था, पर इसका विनाश असली था। हर मिसाइल में कंप्रेस्ड ग्रेविटी, विंड और सारी एनर्जी भरी होती थी, जो मिलकर 10 गुना ताकत बनाते थे। चींटियां उसे मार नहीं पाईं। अब उनकी बारी थी मारे जाने की। डायोडन उस नौजवान की छोटी सी इन्वेंशन पर मुस्कुराया। जब जॉन बग्स पर बमबारी कर चुका था तो आसपास की जमीन पूरी तरह बदल चुकी थी। कई जगह क्रेटर बन गए थे। वह खुद पर बहुत खुश था। यह जश्न मनाने की बात थी। जायोन अपनी डब्ल्यू की बात बूढ़े को बताने में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी फ्लैंक से खतरा महसूस नहीं किया। कॉलोनी की सबसे बड़ी चींटी सरफेस पर आकर उसे टाइट मैंडिबल से पकड़ गई। वह बिना आवाज किए उसके करीब आ गई। ये कीट हाई लेवल स्टील्थ स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पर जो अजीब सा एहसास उसने महसूस किया, उसने उसकी मुश्किल समझा दी। वह जहरीला था। उसका माना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जहर उसके नए माना पॉइंट्स को ब्लॉक कर रहा था। दबा हुआ और पावरलेस, वो बस गालियां दे सकता था। विशाल चींटी उसकी गंदी गालियों से प्रभावित नहीं हुई। वह बस एक और शिकार था जिसे हंटेड होना था। जब जियोन होश में आया तो वह एक अंडरग्राउंड टनल में था, अपने दुश्मनों से घिरा हुआ। ये एक एंट नेस्ट था। जब कॉलोनी ने महसूस किया कि खाना आ गया है तो लार्वे उस पैरालाइज्ड इंसान की तरफ दौड़े। उनकी तेज चीखें और अजीब शक्लें बेहद डरावनी थीं। जब उन्हें यकीन हुआ कि वह खतरा नहीं है तो लार्वा उसके शरीर पर रेंगने लगे, उसकी मांसाहारी चमड़ी का स्वाद लेने को। ये जीव इतने मजबूत थे कि त्वचा को छेद सकते थे और अंदर तक काट सकते थे। भले ही वह मुख्य व्यंजन था, जीवन हिल भी नहीं सकता था, ऐसे ही वह जिंदा खाया जाएगा। धीरे धीरे जब उसकी दृष्टि मंद होने लगी तो उसने अपनी जिंदगी की झलक देखी। उस उदास यादों ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। जोन ने जहर के खिलाफ लड़ने की ताकत जुटाई और एक पैरासाइट को कुचल दिया जो उसका मांस खा रहा था। लार्व्स की हरकत ने चींटियों को सतर्क कर दिया। उसने खुद पर हंसा कि उसने पहले डर के मारे आंखें बंद की। जिंदगी इतनी नाइंसाफी है। उसकी पूरी जिंदगी की झलक में कोई अच्छी याद नहीं थी। वह कैसे ऐसा लूजर बनकर मर सकता था। ये मौत के करीब का अनुभव उसे उसकी सीमाओं से आगे ले गया और उसके फोरआर्म पर निशान बढ़ा दिए। अपने पैरों के नीचे की रेत को इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी आसपास की सारी बदसूरत लार्वे को एक बार में स्पाइकी एक्सप्लोजन से मार डाला। चींटी सेना घबरा गई। उनका कैदी मुफ्त का खाना था। लेकिन अब जयोन अपने पैरों पर खड़ा था। उसके चारों ओर कॉम्प्रेस्ड मिसाइल्स तैर रहे थे। उसने अपने फोरआर्म को देखा और अपनी रैंक बढ़ी हुई पाई। इस रैंक अप के साथ पॉइजन साफ हुआ, स्टैमिना बढ़ा और उसकी माना कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई। उसके निशान पर दूसरी सैंडी लाइन पिछले कुछ दिनों की कड़ी मेहनत का नतीजा थी। रॉ पावर से लेकर माना कैप तक सब कुछ पहले की एफ रैंक से पूरी तरह अलग था। फिर भी उसके पास सारी सैंड मिसाइल्स होने के बावजूद वह एंट क्वीन को एक भी चोट नहीं पहुंचा पाया था। जायंट कीट ने जवाबी हमला किया। अपनी तेजी से हिलने वाली कई टांगों से उसका वो हमला चट्टान को तोड़कर रेत में बदल गया। जियोन ने अपनी सैंडी बमबारी जारी रखी, लेकिन क्वीन की कैरापेस पूरी तरह से अटूट थी। अब तो वह चाहता था कि उस काले एक्सोस्केलेटन में थोड़ी भी खरोंच आए। क्वीन की डिफेंस पागलपन थी और कई व्यर्थ प्रयासों के बाद उसने मान लिया कि सैंड मिसाइल से कुछ नहीं होगा, चाहे वे कितने भी कंप्रेस्ड और डिस्ट्रक्टिव क्यों ना हो। तो फिर उसे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी होगी।
कोई तरीका होगा इस टूट न सकने वाले आर्मर को तोड़ने का। स्मैशिंग और पियर्सिंग बाहर थे, शायद वह क्वीन की टफ करापेस को ही फाड़ सकता था। इसके लिए जियोन ने अपनी पूरी रेत को क्वीन के शरीर पर लपेट दिया। उसने अपने दिमाग में एक टाइट रिपिंग मोशन की कल्पना की जो उसकी फ्लैश से पूरी शेल को ट्विस्ट और पील कर दे। इससे क्वीन दर्द से चिल्लाई। उसने अपनी ब्रूटल कोशिश के जवाब में मैंडिबल्स में प्योर माना जमा करना शुरू कर दिया। वह रिप का मुकाबला नहीं कर रही थी, बल्कि एक डरावना रेंज्ड काउंटर अटैक तैयार कर रही थी। जियोन अकेला पागल नहीं था उस एंड नेस्ट में। जमा हुआ माना अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स बना रहा था, जिससे उसके कान से खून बहने लगा। इतना दबाव उसके दिमाग को फाड़ भी सकता था। पहले की सीधी लड़ाई अब ग्रिट और दर्द सहने की लड़ाई बन गई थी। जियोनन को लगा कि क्वीन को अंडर ड्रेस करने का उसका पागल प्लान सही था। कौन सोच सकता था कि कॉलोनी की लीडर के पास इतने सारे ट्रिक्स होंगे। कान और आंखों से खून बहते हुए लड़का इस चुनौती का स्वागत करता था। भले ही जान जाने का खतरा था, ये सच में सरल था। जो भी पहले मरेगा वही हार जाएगा। ये लड़का सच्चा हेटर था। जीत की कोई उम्मीद मिली तो दुश्मन के साथ मरने को तैयार था। जब जियोनन का होश टूटा तो ये दर्दनाक मुकाबला खत्म हुआ। कुछ उसके शरीर के अंदर टूट गया, जो उसके दिमाग से कनेक्शन काट गया। शायद वह अपनी पूरी सीमा तक पहुंच चुका था। उसका बेकार शरीर इस चुनौती को नहीं सह सका। वो अपने आप को इतना कमजोर और बदहाल देखकर थक चुका था। शायद वही बूढ़ा उसकी दिल की बात सुन गया जब उसे मिट्टी से उठाता था। अपनी मस्त मुस्कान के साथ डायोडेन ने उसे लगभग मरने पर डांटा। चमत्कारिक तरीके से जियोनन ने फिर से अपने शरीर और दिमाग का कनेक्शन जोड़ लिया। उसने मजाक में कहा कि आखिरी वार बूढ़े को ही करने दूंगा, पर अब और दखल देने की जरूरत नहीं थी। वो सी रैंक की वुल्फ एंड क्वीन जॉन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी दम तक लड़ा और अपनी जिद और क्रिएटिविटी से जीने का हक कमाया। डियोडन पहली बार टीम बनाने के बाद उसे तारीफों की बारिश कर रहा था, लेकिन अफसोस कि जियोन के कान पूरी तरह फट चुके थे। वो एक भी बात सुन नहीं पाया। अपने खराब कानों को समझते हुए बूढ़े ने उसका बेहोश शरीर वुल्फ एंड क्वीन के शव के पास ले जाकर रखा। वे एक छोटी सी जगह पर पहुंचे जहां एक चमकदार गोला बड़े ध्यान से रखा था। जॉन ने बूढ़े से पूछा, क्या है ये? तो डायोडोन ने दीवारों पर कुछ लिखना शुरू किया। उसने बताया कि वो गोला क्वीन का अंडा है, दवा भी है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला। जियोन उसकी दीवारों की बातें समझ नहीं पाया, लेकिन लग रहा था फिर से कोई अजीब चीज खाने को मजबूर किया जा रहा है। अगर फिर से वही घटना होगी तो ये चीज खाने से भी उतना ही दर्द होगा क्या, जैसे सैंड एंगलर की गॉल ब्लैडर से हुआ था? जियोन ने पूछा। डायोजन ने माना कि ये अंडा खाने से मौत हो सकती है, पर जियोन को अपने कानों की चोट की वजह से ये बात सुनाई नहीं दी। आखिरकार उसने बूढ़े की बात पर भरोसा किया और अपने मुंह को उस चमचमाते अंडे के करीब ले गया। आखिर वो नियोसोल का एक साधारण स्ट्रीट रैट था। उसे तो पता नहीं स्ट्रॉबेरीज का स्वाद कैसा होता है, लेकिन अगर ये एंट एक ऐसा स्वाद देता है तो स्ट्रॉबेरीज तो कमाल की चीज होंगी। जियोन ने मजाक में और मांग लिया, लेकिन जैसे ही उसने अंडा खाया उसका चेहरा बदल गया। पूरे शरीर से खून बहने लगे। जो अभी रुका था वो फिर से शुरू हो गया। वो ऑर्गन इन्वर्जन के दौर से गुजर रहा था, मतलब उसकी आंतें और आसपास के अंग मुड़ रहे थे। आमतौर पर क्वीन एंट का अंडा जहरीला होता है। थोड़ा सा भी ये जहरीली चीज इंसान के अंदरूनी अंगों को उलट पुलट कर देती है। अंग चुभते और मुड़ते हैं जैसे कांटेदार छड़ी से हिलाए जा रहे हों। ज्यादातर लोग इस दर्द और झटके से मर जाते हैं। दर्द से बेहोश होते हुए जियोन ने बूढ़े को कोसा कि बार बार उसे इतना दर्द क्यों देना पड़ता है, लेकिन सच ये था कि डायोगेन उसे इस पागल दुनिया में बचाने के लिए इतनी कड़ी पीड़ा से गुजरवा रहा था ताकि उसकी हिम्मत टूटे नहीं। ऑर्गन इन्वर्जन का अगला चरण था खून की ऐसी उल्टी करना जैसे हॉरर फिल्म में लीकी नल। इस हालत में जियोन का अभी भी खड़ा होना एक चमत्कार था। खून खोते हुए और शौक में जाते हुए उसने पिछले कुछ दिनों के साहसिक अनुभवों को याद किया। उसे लगा था कि उसने किसी पर भरोसा कर लिया, लेकिन शायद डायडोन बस एक सादा बूढ़ा था जो उसे सताता रहता है। शायद वो भी ग्राम्स के लिए एक बेवकूफ था। खुद के खून में फिसलते हुए डायोडन ने उसे दर्द में तड़पते देखा। जब जॉन बेसुध जमीन पर था, बूढ़ा क्वीन एंट के शव में कुछ तलाश रहा था। जल्द ही उसने वो चमचमाता टुकड़ा निकाल लिया जो क्वीन के निचले हिस्से में था। हंसते हुए बोला, जैसा सोचा था, बीस्ट का माना स्टोन पूरी तरह से अलग लेवल का होता है। ये तो जैसे जैकपॉट निकला। डायोडेन ने कहा कि एंट के शरीर भविष्य में काम आएंगे, इसीलिए उसने उन्हें एक अलग जगह सुरक्षित रख दिया। उसके इस काम से उसकी तलवार क्रेयॉन नाराज हो गई। उसने माना कि शायद इस बार उसने जियोन को बहुत ज्यादा धकेल दिया। फिर भी कमजोर होगा तो मरना ही होगा, ये तो किस्मत है। क्रेयॉन और बूढ़े दोनों जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सूरज निकलते ही जियोन फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे खून खोया बच्चा। सबसे पहले उसने देखा तो वही झुड़ी हुई मुस्कान सामने थी। फौरन वो बदतमीज लड़का अपने मेंटोर पर हमला कर बैठा। डायोडेन ने कड़क लहजे में चेतावनी दी कि अभी अच्छा व्यवहार कर, पर जियोन नहीं माना। उसके पास और भी ताकतवर सैंड मिसाइल्स थे जो बूढ़े की तरफ निशाना बनाए हुए थे। डायोजन ने उसे चेताया, पर लड़का फिर भी हमला कर गया। उसे दोष नहीं दिया जा सकता, वो जैसे अपने आप चल रहा था। जियोन को लगा
बूढ़ा जानबूझकर उसे मारना चाहता है। उसकी रेत ने डायोडन को पूरी तरह दबा दिया। वो एक बदला लेने वाले भूत की तरह हिल डुल रहा था। रेत के साथ साथ उसने कॉलोनी की दीवारों से नुकीले स्टैलेक्टाइट्स भी इस्तेमाल किए। उसने एक बड़ी नुकीली चोटी काटी और बूढ़े पर गिरा दी। ये हमला उसे पूरी तरह थका चुका था। कंबो प्रभावशाली था, लेकिन माना और स्टैमिना की भारी खपत के साथ बूढ़ा बस एक लंबी सांस लेकर उसकी समझदारी पर सवाल उठाने लगा। शायद क्वीन का अंडा उसके दिमाग को खराब कर चुका था, पर फिर भी कुछ सोचने का मौका तो होना चाहिए था। जयन हैरान था कि बूढ़ा बिना कोई खरोंच लिए पूरा हमला झेल गया। अगर डायडोन सच में उसे मारना चाहता तो एक थप्पड़ में खत्म कर देता। फिर वो इतना ताकतवर बूढ़ा क्यों जहर खाने जैसा झंझट करता? थोड़ी बात तो अपमानजनक लगी, पर जीवान को मानना पड़ा कि ये बात सही है। बूढ़े ने समझाया कि क्वीन का अंडा एक घातक जहर है जो अंगों को मुड़ता और चुभता है। अगर उस जहर से बच गए तो ये शरीर के हर कोने से सारे जहरीले पदार्थ निकाल देता है। इस्तेमाल के तरीके पर ये या तो जानलेवा जहर या अमृत बन सकता है। जब शरीर से सारी गंदगी निकल जाती है तो माना खाली जगहों को भर देता है। जब उसने बूढ़े को सच में मारने की कोशिश की तो उसे ये बदलाव महसूस हुआ। बूढ़े के हिसाब से जियोनन का मना कम से कम 3-4 गुना बढ़ गया था। सही बात समझने के बाद जियोन ने दिल से माफी मांगी, बूढ़े की गोद में कूद गया और कहा कि वो सही हालत में नहीं था। डायोजन ने इस हंगामे को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, बस एक नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा कि गंदे लड़के के गले लगने से उसे चिढ़ हुई। शुक्र है कि अंडे ने उसकी चोट भी ठीक कर दी। उसके कान फिर से ठीक हो गए थे और वो फिर से गालियां सुन सकता था। जियोनन बूढ़े की मना करने के बावजूद छूटने को तैयार नहीं था। भीतर से डायोडन अपनी तलवार से बात कर रहा था कि उसने कितना बड़ा खतरा उठाया जियोनन को अंडा खाने देने में। सच कहें तो जीवन अपनी आंसुओं वाली माफी का थोड़ा नाटक कर रहा था ताकि मेंटर को और गुस्सा ना आए। फिर भी बूढ़े को लगता था कि ये खतरा उठाना सही था। अगर लड़का जल्दी मजबूत नहीं हुआ तो वो बस बोझ बन जाएगा। कभी कभी ऐसे जोखिम काम भी आते हैं। डियोडॉन ने जियोन को ऐसे उठाया जैसे वो कोई भारी चीज हो ही नहीं। अब एंट कॉलोनी से बाहर निकलने का वक्त था। जियोन थोड़ा कंफ्यूज था कि बूढ़ा उसे फिर से क्यों उठा रहा है जबकि वो खुद चल सकता था। खैर, अब जब उन्होंने नीचे काफी वक्त गंवा दिया था तो बाहर निकलने का एक ही तेज तरीका था। बूढ़े ने कॉलोनी की नुकीली छत की तरफ इशारा किया और जियोन समझ गया कि चाहे कुछ भी हो वो चोट खाएगा। कुछ ही देर में रेतीले रेगिस्तान की शांति उस अचानक ऊपर उभरने से टूट गई। डायोडन मस्ती में था, तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जॉन उसकी इस बेपरवाही की तारीफ नहीं कर रहा था। क्यों एक बार तो आम लोगों की तरह सफर नहीं कर सकते? बूढ़ा तो आराम से चलने को तैयार था अगर जियोनन 4 दिन तक सोता नहीं। डियोडेन को उस बेबस लड़के की शादी करने वाले के लिए दया आ रही थी। मजाक ठिठोली तब रुक गई जब उसने दूर कुछ देखा। जियोन ने कहा कि अब उसे कुछ भी हैरान नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े की नजर का पीछा किया उसने अपनी बात बंद कर दी। सामने एक विशाल भूमि कछुआ था, जैसे एक छोटा द्वीप। जानवर करीब 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसकी विशालता उसे साफ दिखा रही थी। डायोडेन ने बताया कि उस कछुए को द मोबाइल फोर्ट्रेस कहा जाता है। आर्केलॉन, जो उसकी जिंदगी का बड़ा झंझट था और कभी चैन नहीं देता, ये कछुआ बी रैंक मैजिक बीस्ट था, लेकिन इसकी सुरक्षा कई ए रैंक मॉन्स्टर्स से भी बेहतर थी। जानवर को काबू करने के बाद उन्होंने उसकी खोल में बदलाव कर उसे एक चलने वाले किले के रूप में इस्तेमाल किया। डायोडन ने जोएन से कहा कि वो आर्किलॉन को अच्छे से देखे। ऐसी चीज पहली बार देखने वाला कोई भी सोचने लगेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ ऐसे असली मॉन्स्टर हैं जो ऐसे जानवरों को काबू कर सवारी करते हैं। जब मोबाइल फोर्ट्रेस उनके पास से गुजरा तो बूढ़ा और जीवान दोनों आर्किलॉन की उंगलियों के बीच की मिट्टी जितने छोटे लग रहे थे। जब कछुआ रुक गया तो कोई उसकी खोल से नीचे कूद गया। जिसने कूद लगाई वो बूढ़े को बिल्कुल जानता था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बूढ़े हड्डियों के ढेर काफी समय बाद मिल रहे हैं।